ठीक है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस। ठीक है, तो हम लोग इसमें सबसे पहली बात करते हैं एरिया की। एरिया ऑफ अ फंक्शन एफ ऑफ एक्स की जब मैंने बात की थी, मतलब एफ ऑफ एक्स अगर ये फंक्शन है जहाँ पे मैं मान के चल रहे हैं फ्रॉम ए टू बी कि x इज ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल x बिलोंगिंग इन द इंटरवल a टू b, ये हम मान के चल रहे हैं। ये ऐसा भी हो सकता है कि एफ ऑफ एक्स कैसा फंक्शन हो, लेस देन 0 हो इसके बीच में, वटेवर वटेवर। तो हम एरिया अंडर द कर्व की बात कर रहे हैं, मतलब ये वाला कर्व, इस एरिया की बात करते हैं। और मैंने कल बताया था कि एरिया कैसे डिफाइन होता है। अगर ए टू बी मुझे एरिया डिफाइन करना है तो वो कैसे आएगा, इंटीग्रेट करके फ्रॉम ए टू बी एफ ऑफ एक्स को। यस, तो अगर मुझे एरिया निकालना है इतने एरिया का तो कितना होगा, ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स। यस, है ना। और मैंने ये भी बताया था कि जो अगर हमारा जो हम इनडेफिनेट इंटीग्रल निकालते हैं, जो हम कहते हैं एफ ऑफ एक्स, जो कि इसको एंटी डेरिवेटिव भी कहते हैं ऑफ दिस। यस, तो अगर ये गिवन है तो इसकी वैल्यू एग्जैक्टली क्या होगी, ए टू बी एफ ऑफ एक्स की। दिस विल बी एग्जैक्टली बी इक्वल्स टू एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए। यस, यही कैलकुलेट करने की बात करी थी। अब हम बात कर रहे हैं एरिया एज अ फंक्शन की। तो अगर मैं यहाँ पे बीच में एक वैल्यू ले लूं x, है ना, तो एरिया फ्रॉम a टू x कैसे डिफाइन होगा, एरिया अंडर दिस कर्व f ऑफ x फ्रॉम a टू x कैसे डिफाइन होगा, इंटीग्रेशन a टू x f ऑफ x dx। यस और नो। अब जो मैं इसकी बात कर रही हूँ, ये मेरा x कैसा है, वेरिएबल है। मैंने कोई भी पॉइंट लिया, ये x यहां से शुरू हो रहा है, x कहां से कहां तक है, फ्रॉम a टू b। तो ये x यहां से शुरू हो रहा है और ये कोई भी वैल्यू ले सकता है। तो ये एक फंक्शन हो गया a ऑफ x। यस और नो, क्योंकि जैसे जैसे x की वैल्यू चेंज होंगी वैसे वैसे इस x की वैल्यू चेंज होगी। तो ये क्या है, दिस इज एरिया फंक्शन। इसको हम क्या कहते हैं, एरिया ऑफ द कर्व एफ ऑफ एक्स फ्रॉम ए टू एक्स। यस, एरिया अंडर द कर्व एफ ऑफ एक्स फ्रॉम ए टू एक्स। यस और नो। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग कह रहे हैं एरिया फंक्शन। ठीक है, a of x is equals to integration a to x f of x dx. f is what, ये कैपिटल f क्या है, एंटी डेरिवेटिव ऑफ f of x। जो अभी हम लोग इतने समय से कैलकुलेट कर रहे थे, फैमिलीज ऑफ इंटीग्रेट, जो इंटीग्रेशन कर रहे थे हम लोग उसकी। यस, के बाद हमसे कहा जा रहा है, अब मेरे पास आती हैं दो थ्योरम्स। ठीक है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस, जो थ्योरम 1 एंड थ्योरम 2 में डिफाइंड है। ठीक है, तो ये डस्टर मेरे डोले शोले बना के ही मानेगा। तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस की अगर हम लोग बात करें तो हमारे पास आती है फर्स्ट फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटेग्रल कैलकुलस। ठीक है, और वो क्या कहती है मेरे से, जिसको हमने थ्योरम 1 में नाम दिया हुआ है in the book, that says that if f is a continuous function, let f be a continuous function. ठीक है, on the closed interval, तो let f be a continuous function on the closed interval ab. ठीक है, and let ax be the area function, and let ax be the area function, then a dash x
इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स फॉर ऑल एक्स इन ए बी। ठीक है, तो ए डैश एक्स एग्जैक्टली किसके इक्वल है? एफ ऑफ एक्स के। ए ऑफ एक्स कैसे डिफाइंड था मेरा? ए टू एक्स एफ ऑफ एक्स डी एक्स। यस, और x कहां से कहां तक था मेरा? फ्रॉम ए टू बी। यस, तो जैसे जैसे मेरा a डैश एक्स किसके बराबर आता है, तो अगर मेरे को एरिया फंक्शन गिवन है और मैं उसका डेरिवेटिव निकालूं और हर x की वैल्यू के लिए मेरे वो एग्जैक्टली इक्वल्स टू क्या आएगा? f ऑफ x। यस, तो ये तो हम लोगों ने पहले भी देखा है कि अगर ये इंटीग्रल है तो इसका डेरिवेटिव f ऑफ x आता है। बट वो कैसे देखा था हम लोगों ने? इनडेफिनेट इंटीग्रल्स में देखा था, राइट? हमारे पास कोई वैल्यू नहीं थी, ए टू बी कोई वैल्यू नहीं थी मेरे पास, वो इनडेफिनेट इंटीग्रल की बात थी। यहाँ पे क्या कह रहा है कि यहाँ पे मेरे पास एक गिवन वैल्यू है। ऑलराइट, फिर मेरे पास क्या आती है? थ्योरम 2, जो क्या है मेरी सेकंड फंडामेंटल थ्योरम ऑफ ऑल्सो। ये मुझसे क्या कह रहा है कि फंक्शन मेरा कैसा होना चाहिए? कंटिन्यूअस। यस, यस और नो? ये मुझसे क्या कह रहा है? दैट f इज अ कंटिन्यूअस फंक्शन। व्हाट हैपेंस इफ x इज नॉट अ कंटिन्यूअस फंक्शन? क्या f अगर कंटिन्यूअस नहीं है तो उसका इंटीग्रेशन फ्रॉम a टू b पॉसिबल है? सपोज f इज नॉट कंटिन्यूअस ऑन दिस इंटरवल a b, तो क्या उसका इंटीग्रेशन फ्रॉम a टू b पॉसिबल है? हमारा फंक्शन फिर कैसा हो जाएगा? या तो ऐसा आ जाएगा, ये भी कंटिन्यूअस फंक्शन है। कंटिन्यूअस फंक्शन ना होने का मतलब क्या है? बीच में से ब्रेक। तो जब ये इस बीच में है ही नहीं, डिफाइंड ही नहीं है अगर फंक्शन, तो क्या हम उस जगह पे इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं? व्हेन देयर इज नो, आइदर ऐसा दिखेगा या फिर कैसा दिखेगा? ऐसा। यस, तो यहां से यहां तक इंटीग्रेट करने के लिए मेरे बीच में इसकी कितनी वैल्यूज आएंगी? 2, राइट? सो कंटिन्यूटी ऑफ अ फंक्शन इज इंपॉर्टेंट फॉर इंटीग्रेशन। जब हम ए टू बी इंटीग्रेट कर रहे हैं तो जरूरी है कि ये फंक्शन कैसा हो? एक कंटिन्यूअस फंक्शन हो। नहीं तो फिर हम इंटीग्रेट करने के लिए क्या करते हैं? जितने कंटिन्यूअस सेक्शंस होते हैं उन पे इंटीग्रेट कर करके उसे ऐड करते हैं। इसके नीचे का एरिया निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? इसके अंडर का एरिया प्लस इसके अंडर का एरिया। मैं कंटिन्यूटी में पूरा एरिया नहीं निकाल सकती बिकॉज दिस इज नॉट अ कंटिन्यूअस फंक्शन। ऑलराइट, मेक सेंस? सेकंड फंडामेंटल थ्योरम मेरे से क्या कह रही है? that f is a continuous function defined on the closed interval ab and f is antiderivative of f। ठीक है, जो सेकंड फंडामेंटल थ्योरम मुझसे कहती है that let f be a continuous function on closed interval ab, right? And f be an antiderivative of f, then a to b f of x dx is what? Capital F of x ab, which is what? f of b minus f of a। तो जो मैंने यहाँ बताया था वो कहाँ से आता है? वो सेकंड फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस से आता है कि हम a टू b डेफिनेट इंटीग्रल्स कैसे कैलकुलेट करते हैं, ऐसे। तो सेकंड फंडामेंटल थ्योरम हमें क्या बताती है? कि हम डेफिनेट इंटीग्रल्स कैसे कैलकुलेट करेंगे। बात समझ में आ रही है? अभी तक हमें इनडेफिनेट इंटीग्रल्स कैलकुलेट करना आता था, तो हमें जब डेफिनेट इंटीग्रल कैलकुलेट करना होगा तो पहला स्टेप क्या होता है हमारा? हम पहले इंडेफिनेट कैलकुलेट वो निकालते हैं, इंटीग्रल। सबसे पहले हम इंडेफिनेट इंटीग्रल कैलकुलेट करते हैं और उसके बाद हम क्या करते हैं उसमें? एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए। दिस एफ ऑफ एक्स इज एग्जैक्टली व्हाट? द इंडेफिनेट इंटीग्रल दैट वी कैलकुलेट, राइट? दिस इज द इंडेफिनेट इंटीग्रल और उसमें फिर हम वैल्यूज पुट करते हैं। तो ये कहां से आता है हमारा? सेकंड फंडामेंटल थ्योरम हमें बताती है दैट हाउ आर वी गोइंग टू कैलकुलेट डेफिनेट इंटीग्रल्स। ठीक है, और फर्स्ट फंडामेंटल थ्योरम हमें क्या बताती है?
कि एरिया जो फंक्शन है हमारा उसका डेरिवेटिव कितना आता है, एफ ऑफ एक्स, ठीक है, फॉर ऑल एक्स इन ए टू बी, मतलब ए डैश ए की वैल्यू क्या आएगी, एफ ऑफ ए, ए डैश बी की वैल्यू क्या आएगी, एफ ऑफ बी, सो दैट इज एग्जैक्टली द सेम थिंग। अब हम लोग इसके बाद क्या बात कर रहे हैं, तो इसमें लिखा है कि इफ ए टू बी एफ ऑफ एक्स द फंक्शन एफ इज नॉट वेल डिफाइंड एंड कंटिन्यूअस। वेल डिफाइंड का क्या मतलब होता है, वेल डिफाइंड कब कहते हैं फंक्शन को, कब कहते हैं, अगर x1 is equals to x2 then f of x1 should be equals to f of x2, that is what, that every element has one image। क्या बात हो रही है इसकी कि x1 की एक ही इमेज होगी, राइट जब हम फंक्शंस डिफाइन करते थे तो हम क्या कहते थे, हम फंक्शन, किसी भी रिलेशन को हम फंक्शन कब कहते थे, that every element in the domain has an image and only one image। दो पॉइंट्स आते थे कि हर डोमेन के एलिमेंट की इमेज होनी चाहिए और दूसरा एक ही इमेज होनी चाहिए, राइट। फिर 1 1 पे जब हम आते थे तो हम कहते थे कि जो तुम्हारी किसी भी दो एलिमेंट्स की इमेज सेम नहीं हो सकती, तो जब हम 1 1 शो करते थे तो हम क्या कहते थे कि अगर f ऑफ x1 इज इक्वल्स टू f ऑफ x2 है तो x1 भी x2 के बराबर आना चाहिए, यस। ऐसे हम 1 1 शो करते थे, उसका क्या मतलब है कि किन्हीं भी दो एलिमेंट्स की सेम इमेज नहीं हो सकती, राइट, बट दैट इज अ सेकंड टॉपिक। पहले तो हम फंक्शन कैसे डिफाइन कर रहे थे कि हर डोमेन के एलिमेंट की एक ही इमेज होती है और हर एलिमेंट की इमेज होती है, तो वेल डिफाइंड कैसे हम शो करते हैं, ऐसे, क्योंकि अगर हम बात कर रहे हैं कि डोमेन के हर एलिमेंट की इमेज होनी चाहिए, सपोज नहीं है तो हम डोमेन अपना शॉर्ट कर सकते हैं, वो सारे एलिमेंट्स हटा सकते हैं जिनकी इमेज नहीं है और हम फंक्शन को रीडिफाइन कर सकते हैं, यस और नो। हमने जब साइन इनवर्स निकाला था तब भी हमने क्या किया था, हमने डोमेन छोटा कर दिया था, तो हम डोमेन छोटा कर सकते हैं। सपोज मेरा 1 to 10 डोमेन है और उसमें 9 की इमेज नहीं है, तो मैं अपना डोमेन छोटा करके क्या कर सकती हूँ, 1 2 3 4 till 8 एंड देन 10, 9 हटा सकती हूँ मैं, यस, यस और नो, तो फिर मेरा फंक्शन वेल डिफाइंड हो जाएगा। बट अटकेगा कहाँ, अगर किसी भी एलिमेंट की दो इमेजेस हैं तो फिर वो फंक्शन तो हम कैसे भी ठीक नहीं कर सकते, कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, फिर तो वो फंक्शन हो ही नहीं सकता। तो हम वेल डिफाइंडनेस चेक करने के लिए क्या करते हैं, ये चेक करते हैं कि हर एलिमेंट की एक ही इमेज हो। बात समझ में आ रही है, हम इस पे क्यों ज्यादा फोकस करते हैं, डेफिनेशन में 2 पॉइंट्स है कि हर एलिमेंट की इमेज हो और हर एलिमेंट की एक ही इमेज हो, बट हर एलिमेंट की इमेज हम इंश्योर कर सकते हैं कि जितने एलिमेंट्स की इमेजेस हैं सिर्फ वही रखेंगे, बाकी डोमेन में से हटा देंगे और नया डोमेन डिफाइन कर देंगे, यस और नो। बट एज सुन एज इट कम्स टू कि हर एलिमेंट की एक ही इमेज हो, वहां हम कुछ चेंजेस नहीं कर सकते, है ना। तो उसके लिए हमें क्या करना, देखना पड़ता है वेल डिफाइंडनेस के लिए कि जितने भी एलिमेंट्स की इमेज है उनकी सबकी एक ही इमेज है, ठीक है। तो फंक्शन को हम तब वेल डिफाइंड कहते हैं। तो ये हमसे क्या कह रहा है, दैट ए फंक्शन एफ नीड्स टू बी वेल डिफाइंड एंड कंटिन्यूअस, राइट। हम फंक्शन तो तभी मतलब फंक्शन डिफाइंड तो हो, राइट, इट मस्ट बी अ फंक्शन फॉर टॉकिंग अबाउट डेरिवेटिव्स एंड इंटीग्रेशन, तो हम तब बात करेंगे जब वो एक फंक्शन होगा, यस और नो। और दूसरी बात कंटिन्यूअस होगा, अभी हमने डिस्कस किया कि कंटिन्यूअस होना चाहिए फंक्शन। उसके बाद हमारे पास क्या है, फॉर इंस्टेंस इन्होंने हमें एक एग्जांपल दिया है कि सपोज आई एम टॉकिंग अबाउट -2 to 3, ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ x √x² -1, ठीक है, और ये क्या कह रहे हैं, dx, क्या इसका इंटीग्रेशन पॉसिबल है, इज द क्वेश्चन, ऑन द इंटरवल क्या है यहाँ, a to b, दैट मीन्स -2 to 3, यस। तो ये मुझसे क्या कह रहे हैं कि यहां पे दिस इज नॉट अ वेल डिफाइंड फंक्शन, वेयर इट इज नॉट वेल डिफाइंड, नहीं, इफ यू लुक एट दिस फंक्शन, रूट्स क्या हो सकते हैं, नेगेटिव हो सकता है अंदर का रूट, तो ये क्या होना चाहिए, x² -1 should be greater than 0, and that means x² should be greater than, and this implies what, mm-mm. 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 0 और 1 नहीं होना चाहिए, x² should be greater than 1 का क्या मतलब है,
x का स्क्वायर 1 से बड़ा होना चाहिए। तो x कहाँ से कहाँ पे होना चाहिए? इसका मतलब या तो x 1 से बड़ा हो या x -1 से छोटा हो, यस और नो? तो इसका मतलब x कहाँ पे डिफाइन, ये फंक्शन कहाँ पे डिफाइन नहीं होगा, मतलब x कैन नॉट बी इक्वल्स टू व्हाट, -1 to 1। तो ये फंक्शन इस इंटरवल पे डिफाइंड ही नहीं है। वेल डिफाइंड तो छोड़ो, डिफाइंड ही नहीं है। समझ में आ रही है? मैंने क्या कहा था, या तो इस इंटरवल पे इमेजेस किसी एलिमेंट्स की एक से ज्यादा आएंगी या फिर इमेज ही नहीं होगी। तो इस केस में क्या है, इमेज ही नहीं है ना। -1 to 1 पे तो ये फंक्शन डिफाइन ही नहीं कर सकते ना। हम जब इनिशियली देख रहे थे तो हम डोमेन और रेंज कैसे स्पेसिफाई, ऐसे ही तो करते थे। तो ये फंक्शन पे तो डिफाइंड ही नहीं है। तो क्योंकि फंक्शन डिफाइंड ही नहीं है -1 to 1 पे, तो उस पे कैसे इंटीग्रेट करोगे? नहीं कर सकते ना, जो फंक्शन है ही नहीं -1 to 1 के बीच में। ये वाला केस हो गया कि जब फंक्शन -1 to 1 के बीच में है ही नहीं, तो व्हाट आर यू इंटीग्रेटिंग? नथिंग, राइट? चलो, उसके बाद हमारे पास फंडामेंटल थ्योरम ने हमसे क्या कहा, इसने कहा कि कैलकुलेट कैसे करते हैं ए टू बी इंटीग्रल, तो वो तो हम लोगों ने देख लिया है, राइट? अब हम लोग क्या करते हैं, हम लोग एग्जांपल्स करेंगे इसके बाद। कोई डाउट इसमें? समझ में आया हम क्यों क्या कहते हैं, आपकी कंटिन्यूटी और डिफाइंडनेस और वेल डिफाइंडनेस की बात करते हैं? यस। 27 एग्जाम्पल 27 इंटीग्रेट करके बताएंगे आप लोग मुझे। सबसे पहला वेरी इजी, 2 to 3 x² dx, जल्दी से। इसका एंटी डेरिवेटिव कितना आएगा? राइट? तो ये इसके एग्जैक्टली किसके बराबर होगा, x⁻³ फ्रॉम 2 to 3। यस। एंड बाय सेकंड फंडामेंटल थ्योरम क्या कहेगा मुझसे, 3 का क्यूब -3 -2 का क्यूब -3, यस, विच इज व्हाट, 27 -8 by 3, yes or no? कितना आएगा, 19/3 is the answer, yes, yes or no? नेक्स्ट क्वेश्चन आता है मेरे पास, सेकंड पार्ट मेरे से क्या कह रहा है, सी 1 लाइन के आंसर्स हैं ये। अगर इंटीग्रेशन आता है तो डेफिनेट इंटीग्रल कैलकुलेट करना इज नॉट डिफिकल्ट एट ऑल, राइट? 4 to 9 आ रहा है तुम्हारे पास, √x/30 - x⁻³ का स्क्वायर dx। किसका, अगर हम सिर्फ ये लिमिट्स हटा दें और इस क्वेश्चन पे देखें तो ये किस तरीके से सॉल्व होगा? इफ आई डोंट हैव लिमिट्स और मेरे पास सिर्फ ये है, तो ये किससे सॉल्व होगा, किसका तरीके से सॉल्व होगा, कौन से तरीके से? डायरेक्ट तो नहीं होगा, पर्टिकुलर फंक्शन वाले से। कैसे? हमने बहुत सारे तरीके पढ़े हैं। क्या क्या पढ़ा है हमने इंटीग्रेशन में अभी तक? तो डायरेक्ट करना सीखा था सबसे पहले, x⁻n का इंटीग्रेशन, और उन सब का जो तुम्हारा साइन का, कॉस का, 1/x का, पहले हम लोगों ने ये देखा था इसको कैसे इंटीग्रेट करते हैं। उसके बाद हम लोग जब आगे बढ़े थे तो हमने पर्टिकुलर फॉर्म्स करे थे, करेक्ट, हमने सब्स्टिट्यूशन करा था, हमने उसके बाद और क्या क्या किया है, पार्ट्स किया है, बाय पार्ट्स किया है, और नहीं तो अब 1/ax² + bx + c किया है हमने, राइट? तो किस तरीके से होगा ये, तो अब बताओ कैसे होगा? देखो, इसको देखते ही समझ में आना चाहिए कि 30 - x/2 को अगर मैं t रखूंगी तो x⁻³ का डेरिवेटिव कितना आता है, n-1, 3/2 - 1 कितना होगा, कितना आएगा इसका डेरिवेटिव? 30 का तो 0 हो जाएगा, इसका कितना आएगा, 3/2 x⁻½ dx = dt। तुम्हारे उसमें क्या है, न्यूमरेटर में x⁻½ तो सब्स्टिट्यूशन कब लगाते हैं,
जब हमारे पास न्यूमरेटर में क्या हो, डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन मिल जाए। इसमें मिल रहा है कि नहीं? तो सब्स्टिट्यूशन लगाएंगे ना। ये तो देख के समझ में आना चाहिए कि इसका डेरिवेटिव मुझे न्यूमरेटर में मिल रहा है ना? रूट एक्स मिल रहा है ना मुझे। तो कितना आएगा मेरा फिर यहाँ पे, -2/3 बाहर आ जाएगा। यस, क्योंकि dt कितना आएगा, x की पावर हाफ dx इज इक्वल्स टू -2/3 dt। तो ये बाहर आएगा और ये कितना होगा, इंटीग्रेटिंग dt अपॉन टी स्क्वायर। यस, तो वन अपॉन टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन कितना आता है, स्क्वायर का इंटीग्रेशन। लिमिट्स क्या कह रही है मुझसे, यहाँ पे 4 to 9 क्या जा रहा है, x, ये तो t है, बात समझ में आ रही है? तो ये क्या जा रहा है 4 to 9, x इज बिटवीन 4 to 9, t क्या है मेरा 30 माइनस समथिंग समथिंग। तो सबसे पहले x की पावर 3/2 करें। तो अगर x इज बिटवीन दिस, तो x की पावर 3/2 इज बिटवीन व्हाट, 4 की पावर 3/2 कितना आएगा, 4 का पहले हाफ करेंगे तो 2 बचेगा, और फिर 2 का क्यूब इज 8। यस, सिमिलरली 9 की पावर 3/2, तो पहले 9 का रूट करेंगे कितना 3, एंड देन 3 की पावर 3 27। यस, अभी क्या है -x³ है। यस, तो 30 माइनस 27, 30 माइनस x3/2 एंड देन 30 माइनस 8। यस और नो? तो t कहां से कहां तक जाएगा, ये t है, तो t भी बिटवीन व्हाट एंड व्हाट, 3 2 2 है बेटा, 22। समझ में आया? तो यहाँ किसकी लिमिट थी, x की, पर ये क्या है t में है, तो यहाँ किसकी लिमिट डालनी पड़ेगी, t की, राइट तो ये कहां से, x इज गोइंग फ्रॉम 4 to 9, तो दिस t इज गोइंग फ्रॉम वेयर टू वेयर, 3 to 22। यस और नो? अब इसका इंटीग्रेशन कितना आया था हमारे पास, -2/3 बाहर ही रखते हैं, -t इनवर्स। यस और नो? फ्रॉम 3 to 22। तो अब इसको कौन सॉल्व करेगा, फटाक से बताओ क्या आंसर आ रहा है इसका, आ रहा है -2/3 इंटू कितना, 1/3 माइनस 1/22। यस और नो? फिर उसके बाद -2/3 कितना आ रहा है मेरे पास, 22 माइनस 3 कितना आएगा, 19, होल डिवाइडेड बाय व्हाट, 66, 33। तो कितना बचेगा, -19/99। यस, समझ में आया क्या किया हम लोगों ने? कितना था एक बार बताना, x/x+1 इंटू x+2। कैसे करोगे पार्शियल फ्रैक्शन से, सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग पार्शियल फ्रैक्शंस में, यस, तो x विल बी इक्वल्स टू व्हाट, a इंटू x+2 प्लस b इंटू x+1। यस और नो? तो मेरी a और b में दो इक्वेशंस आएंगी, क्या होंगी वो इक्वेशंस, a प्लस बी इज इक्वल्स टू 1, और दूसरी इक्वेशन क्या आएगी, 2a प्लस बी इज इक्वल्स टू 0। यस और नो? कंपेयरिंग दी कोफिशिएंट्स, तो x का कोफिशिएंट 1, यहाँ पे x का कोफिशिएंट a प्लस बी, कॉन्स्टेंट 0, यहाँ पे 2a प्लस बी, तो इससे क्या आ जाएगा, b इज इक्वल्स टू -2a। तो इसमें डालेंगे तब कितना आएगा, a minus 2a is equals to 1, this implies minus a is equals to 1, this implies a is equals to -1, and 2 implies b is equals to 2। yes or no? a कितना आया है, परफेक्ट। तो अब इसका मतलब
इस इंटीग्रेशन को मैं कैसे लिख सकती हूँ? -1 बाहर, 1/x + 1 dx, +2 बाहर, 1/x + 2 dx। यस और नो? मेरी वो क्या थी लिमिट्स? 1 to 2। तो यहाँ पे भी 1 to 2 ही रहेगी क्योंकि हमने x को तो चेंज नहीं किया है ना? x को तो नहीं चेंज किया ना हमने, तो लिमिट क्या रहेगी? सेम। यस और नो? तो कैसे आएगा इसका? दिस विल बी इक्वल टू -log x + 1 गोइंग फ्रॉम 1 to 2, और ये कितना आएगा? +2 into log x + 2 गोइंग फ्रॉम 1 to 2। यस और नो? तो ये कितना हो जाएगा? -log 2 -log 1 + 2 into log 4 -log 3। यस और नो? मेरे पास 2 to 1 तो क्या होगा? यहाँ पे 2 की वैल्यू रखूंगी, अच्छा सॉरी 3 + 1 है ना, 3 2, हाँ ये आएगा ना। 2 की वैल्यू रखूंगी तो 3 -log 2, यही तो आएगा। 2 की वैल्यू रखूंगी -1 की वैल्यू रखूंगी। सिमिलरली यहाँ पे क्या रखूंगी? 2 की वैल्यू रखूंगी, -1 की वैल्यू रखूंगी। प्रॉब्लम क्या है? और मॉड क्यों हट गया? क्योंकि यहाँ क्या रहा था? 2, तो mod 2 is 2 एंड mod 3 is 3। यस। अब हमारे पास फाइनली कितना आ रहा है? ये -log 3 + log 2 + 2 log 4 को मैं log 16 लिख सकती हूँ, ठीक है, और -log 9। यस और नो? तो फाइनली मेरा आंसर कितना आएगा? log a + log b is log a into b, which is log 32, and then divided by 27। यस। फाइनल आंसर कितना आएगा मेरा? log 32/27। हाँ या ना? क्यों किया हमने ऐसा? क्योंकि a log b कितना होता है? log b की पावर a, एंड देन log a + log b कितना होता है? log ab, और log a - log b कितना होता है? log a/b। यस और नो? कोई कंफ्यूजन? इसमें अगर cos 2t को सब्सटीट्यूट करोगे तो sin 2t dt आएगा बाय हाफ, सॉरी 2 sin 2t dt आएगा। बाकी sin स्क्वायर 2t का क्या करोगे? 1 - cos square 2t। शाबाश, could be solved like that, very good, but अगर मैं सीधा sin 2t को s ले लूं तो मेरा कितना आएगा? 2 cos 2t माइनस होगा कि प्लस? ये प्लस ही रहेगा। dt इज इक्वल्स टू ds, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा मेरा? s³ ds। Isn't it faster? और ये जो आप लोगों ने किया है, दिस इज गुड कि ये साइन क्यूब में है इसलिए काम हो जाता। अगर ये साइन की पावर 4 होता तो क्या करते? cos 2t को सब्सटीट्यूट कर देते, फिर साइन क्यूब t का क्या करते? तब तो ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं है ना तुम्हारे पास। अब इसकी लिमिट्स क्या आएंगी? π/4 to 0, 0 to π/4 आएगी। मेरा t है 0 to π/4, तो 2t कहां से कहां तक है? 0। ऑल्सो यहाँ पे π/2 नहीं है, π/4 है, तो 2t आएगा π/2। तो ये कितना आएगा? sin π/2। sin π/2 की वैल्यू 1, तो मेरा जो s है वो कहां से कहां तक आएगा? 0 to 1। तो मुझे ये भी करने की जरूरत नहीं है, मैं ऐसे भी कर सकती हूँ पर मुझे करने की जरूरत नहीं है। ये 0 to 1 आएगा, तो आंसर कितना आएगा मेरा? यस और नो? यस।
एक सेकेंड, ये तो किया ही नहीं हमने 1/2। cos 2t dt कितना आएगा, ds/2। आंसर कितना आएगा, 1/8। कौन हंस रहा है ये? एस ले लू मैं से, तो मेरा 5 है t, तो 5x की पावर 4 dx कितना आएगा, dt आ जाएगा। तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा मेरा, √t dt। यस, t की वैल्यू कहां से कहां तक, x इज गोइंग फ्रॉम -1 to 1। यस, तो x की पावर 5 कहां से कहां तक जाएगा, -1 to 1 ही। यस, और फिर उसके बाद +1 कहां से कहां तक जाएगा। यस, सॉरी 1+, है ना। अगर x मेरा -1 to 1 है तो x की पावर 5 -1 to 1 होगा, और 1 + x की पावर 5 कहां से कहां तक होगा, 0 to 2। करो इसको इंटीग्रेट। अब √t का इंटीग्रेशन कितना आएगा, 3/2 भैया, अपॉन 2/3। फ्रॉम वेयर टू वेयर, 0 to 2, तो 2/3 में बाहर ले आई, t की पावर 3/2, 0 to 2, विच गोज वेयर, 2 की वैल्यू रखूंगी तो मेरे पास कितना आएगा, 2 की पावर 3/2। यस और नो, जिसको मैं कितना लिख सकती हूँ, 4√2। 3/2 का क्या मतलब होता है, √2 की पावर 3। यस और नो, तो √2 इंटू √2 2, इंटू √2 तो 2√2 इंटू 2 4√2। यस, 4√2/3, ये आएगा आंसर। Example number 29 is telling you to integrate 0 to 1 tan inverse of x upon 1 plus x square dx। कैसे होगा, तो tan इनवर्स x को मैं क्या लूंगी, t, तो 1/1 plus x square dx कितना आ जाएगा, dt। आप कैसे अलग अलग कर रही थी जरा बताना, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को कैसे अलग अलग करोगी, क्या कर रही थी, 1 plus x square, फिर इलेट से f(x) into g(x), वही कर रही थी जो लास्ट में किया अभी, इलेट से ना, उससे भी आएगा आंसर। उससे क्या होगा, f(x) एज इट इज आता है तो i पहले आ जाएगा, और फिर 1/x² क्या है, अर्थमेटिक, तो क्या होगा उससे, फर्स्ट फंक्शन तुम्हारा क्या आ जाएगा, tan इनवर्स x, दूसरा 1/1 plus x², तो इंटीग्रेशन ऑफ gx करोगी तो कितना आएगा, gx क्या है, 1/1 plus x², 1/1 plus x² का इंटीग्रेशन tan इनवर्स x, है ना, तो वो उससे भी होगा, बट वे लेंदियर। ठीक है, तो हमें जब डायरेक्ट दिख रहा है कि tan इनवर्स x का डेरिवेटिव 1/1 plus x² है तो मैं वो करूंगी। ठीक है, बट ऑलवेज क्वेश्चन छोड़ने से अच्छा है कि जैसे समझ में आ रहा है वैसे करें। ठीक है, तो अब मेरा जो x है वो कहां से कहां तक जा रहा है, 0 to 1। यस, तो मेरा tan इनवर्स x कहां से कहां तक जाएगा, tan इनवर्स की वैल्यू, अगर tan इनवर्स ऑफ 0 y है तो इसका मतलब 0 इज इक्वल्स टू tan y। यस और नो, तो कौन सी वैल्यू के लिए tan 0 होता है, हम प्रिंसिपल वैल्यू की बात करते हैं अक्सर, तो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में कब tan 0 होता है, एट 0, tan 0 इज 0, और उसके बाद एक जगह दूसरा क्या आ रहा है, tan इनवर्स ऑफ 1 इज इक्वल्स टू z, मतलब 1 इज इक्वल्स टू tan z। किस वैल्यू के लिए tan 1 होता है, 45 π/4, तो tan इनवर्स x कहां से कहां तक जा रहा है,
0 to pi by 4, yes or no? yes. तो अब इसकी वैल्यू कितनी आएगी फिर, अगर x 0 to 1 है तो मेरा t 0 to pi by 4 है, yes or no? ये कितना हो जाएगा t dt 0 to pi by 4, yes or no? तो t का इंटीग्रेशन t स्क्वायर बाय 2 फ्रॉम 0 to pi by 4, तो कितना आएगा पाई स्क्वायर अपॉन 16 इंटू 2 विच इज 32, यस. तो ये हमारा 7.10 तक वी हैव कंप्लीटेड. अब मेरे पास बच रहा है आखिरी सेक्शन ऑफ द चैप्टर विच इज 7.11, जहां पे हम बात कर रहे हैं सम प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल. एंड एज सून एज वी कंप्लीट 7.11 योर इंटीग्रेशन इज कंप्लीट.